और एक ऐतिहासिक सोच वाला ऐतिहासिक फैसला बताकर हमारे देश के लोगों को मिट्टी खोदने के काम में लगाकर रखने का काम किया। और बीते सालों के साथ मनरेगा सिर्फ भ्रष्टाचार का अड्डा बन के रह गया। और हर वो व्यक्ति जो मनरेगा से जुड़ा हुआ है वो इन बातों से सहमत होगा कि किस तरीके से मनरेगा में भ्रष्टाचार किया जाता है, किस तरीके से हस्ताक्षर करा लिए जाते हैं, बिचौलिए पैसे ले जाते हैं, या सिर्फ हस्ताक्षर करके बिना कोई काम किए हुए पैसों की निकासी कर ली जाती है। सिर्फ और सिर्फ करप्शन। साल दर साल बीतते गए, इस व्यवस्था का लाभ किसी परिवार को मिला हो, किसी गरीब मजदूर को मिला हो, यह अनुभव हम लोग को ना के बराबर हो। पर हाँ, जो लोग इस व्यवस्था के साथ जुड़े हुए थे उन्होंने अपने बड़े घर, गाड़ियां, बंगले सब बनाने का काम किया। और आज जब इस भ्रष्टाचार के अड्डे के ऊपर केंद्र सरकार के द्वारा प्रहार किया गया है तो मैं कांग्रेस की तकलीफ को भी भली भांति समझ पा रहा हूं, क्योंकि ये उनकी सोच की भ्रष्टाचार की ये योजना थी, उनके द्वारा निर्माण की गई। अब इसमें जितने लूप होल्स थे, जब हम लोगों ने उसको टाइटन अप करने का काम किया, जब उन लूप होल्स को हम लोगों ने कसने का काम किया, तो आज इनकी दुखती रग पे हाथ पड़ा है और ये इनकी तिलमिलाहट का कारण बना। इन्होंने जितने संशोधन भ्रष्टाचार में कर एक नई योजना के तौर पर केंद्र सरकार के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया, जी राम जी के नाम से गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका ग्रामीण को लेकर इस योजना को लाया गया। अब कांग्रेस को इस बात की तकलीफ है कि इन्होंने जो स्कीम भ्रष्टाचार के लिए तैयार की थी उसको एक सशक्त स्वरूप केंद्र सरकार के द्वारा कैसे दिया जा रहा है। तो इन्होंने 2-3 बिंदु इसमें से उठाने का काम किया। सबसे पहले तो भावनात्मक तरीके से राजनीति करने का काम किया कि इसमें से बापू का नाम हटा दिया गया, महात्मा गांधी का नाम हटा दिया गया। नाम क्यों बदला गया? प्रभु इतिहास गवाह रहा है, भारत में समय समय पर योजनाओं में सुधार किए गए हैं, योजनाओं में बदलाव किए गए हैं परिस्थिति के अनुसार। और कई बार संभवतः उस योजना से प्रेरणा लेते हुए एकदम नए स्वरूप में दूसरी योजनाओं का गठन किया गया है और उसका नाम बदला गया है। ऐसा नहीं है कि उस योजना का कोई अपमान करने के लिए कांग्रेस वाले ही कितनी हम लोग की योजनाओं को गिनाते फिरते रहते हैं कि भैया स्वच्छ भारत क्या है, हम भी तो निर्मल ये करते थे, वो करते थे, उसी का ही एक स्वरूप है ये। तो जब आपको वो बातें समझ में आती थी तो आज इस बात पे राजनीति करने का क्या आधार बनता है कि आप बापू का नाम हटा दें? कौन बापू के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने की सोच भी सकता है? और आपको ऐतराज किस नाम से हो रहा है? इसके खैर कई कारण हैं। राम से आपको ऐतराज रहा है, इस बात का प्रमाण देने की किसी को जरूरत नहीं। कांग्रेस की सोच राम, सनातन, इन सब को लेकर क्या रही है ये किसी से छुपा नहीं है। राम मंदिर का निर्माण, उसमें इनका बहिष्कार, ये तमाम चीजें दिखाता कि कांग्रेस को इस नाम से ऐतराज रहा है। पर कैसे बोले इस बात से हमको ऐतराज है, इस नाम से हमको ऐतराज है, तो उसका आधार क्या बनाया गया कि भाई बापू का नाम आपने बदल दिया। बापू के सबसे प्रिय नामों में से एक राम जी का नाम था। जब उनका स्वर्गवास हुआ तो आखिरी क्षणों में उनकी जुबान पे हे राम ही था। और मैं नाम की राजनीति में नहीं उलझना चाहता। आप इसके मेरिट्स पे चर्चा कीजिए ना। जी राम जी के मेरिट्स में मुझे बताइए कि भाई हमने कहां कमी छोड़ी है, उस पर हम लोग चर्चा करने को तैयार है। 100 दिन से ज्यादा 125 दिन की गारंटी हम लोग दे रहे हैं। 25% इजाफा इसमें किया गया है। इस मेरिट पे हमसे टकराइए, बोलिए कि भैया क्यों आपने कर दिया, 25 दिन ज्यादा की गारंटी आप क्यों दे रहे हैं? इस पे चर्चा कीजिए, हम लोग चर्चा करने को तैयार है। इन्होंने एक और भ्रम क्या फैलाने का काम किया कि आप लोगों ने स्टेट के ऊपर भार डाल दिया है, स्टेट के ऊपर अब ज्यादा दबाव पड़ेगा, क्योंकि आर्थिक तौर पे पहले के समीकरण के बनिस्बत अब 60-40 का रेशियो आ गया, तो अब स्टेट के ऊपर भार पड़ेगा। किसको चिंता हो रही है इस बात की? विपक्ष को। कितने राज्यों में सरकार है भैया आपकी?
स्टेट पे बाहर पड़ने की चिंता किसी को होनी चाहिए तो हम लोग को होनी चाहिए ना। जहां पे भाजपा की सरकारें हैं या एनडीए की सरकारें हैं, हम लोगों को चिंता होनी चाहिए। कितनी जगह पे आपकी राज्य आपकी सरकारें कि आपको चिंता हो रही है कि स्टेट के ऊपर भार पड़ रहा है। और वैसे तो हर चीज में संघीय ढांचे को ये याद कराएंगे, जब केंद्र से लाभ लेना होगा तो उसमें संघीय ढांचा ये बोलते नहीं थकते। और जब संघीय ढांचे के आधार पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की सोच के साथ स्कीम का निर्माण किया जाता है तो उसमें इनको एतराज हो जाता है कि भैया स्टेट के ऊपर बोझ पड़ रहा है। ये बोझ पड़ने की बात नहीं है, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। और ये एक बहुत बड़ा कारण रहा मनरेगा के विफल होने का। क्यों? क्योंकि स्टेट ने कभी उस ओनरशिप को समझा ही नहीं। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी भारत के फेडरल स्ट्रक्चर में स्टेट्स होते हैं और ऐसे में स्टेट को कभी उस ओनरशिप का एहसास ही नहीं हुआ। मनरेगा में कोई आ रहा है, नहीं आ रहा है, काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, ना के बराबर उनका योगदान होता था, उनको कभी फर्क ही नहीं पड़ा। पर आज जब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर की जाएगी, सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत अब ये जिम्मेदारी जब बांटी जाएगी तो राज्यों की भी उतनी ही जिम्मेदारी होगी और राज्य भी इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जो लोग काम कर रहे हैं सही में वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि राज्य का भी योगदान अब उसमें जा रहा है। तो ऐसे में मैं मानता हूं कि भारत के संघीय ढांचे को, फेडरल स्ट्रक्चर को और सशक्त करने की सोच के साथ ये जो बदलाव किए गए हैं उसका यकीनन लाभ मिलेगा। प्रैक्टिकल तौर पर भी देखिए, इससे पहले से मिट्टी खोदने के काम में लगाया जाता था, आज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स अंडरटेक किए जाएंगे। रूरल एरिया के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स इसके तहत लिए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर का, व्यवस्था का निर्माण इसके माध्यम से किया जाएगा। सही मायनों में इस योजना का लाभ न सिर्फ उन गरीब मजदूरों को मिले बल्कि उनके माध्यम से हमारे क्षेत्र, हमारे राज्यों को भी मिले। ये बदलाव हम लोगों ने इस योजना में किए हैं। मैं पुनः कहता हूं कि भैया मेरिट्स पे डिस्कस कीजिए ना, और हम लोग करने को तैयार हैं, आप कीजिए, और बेहतर सुझाव आएंगे उसको भी इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, क्यों नहीं करेंगे। पर ये सिर्फ भ्रम फैलाते रहे ना, देश भर में आप प्रदर्शन कर रहे हैं जी राम जी को लेके, जी राम जी को लेके। मुझे बताइए क्या गलत हो रहा है इसमें, और अभी तक क्या सही हो रहा था कि आपको उसमें ऐतराज नहीं था। हर चीज में आपको सुधार चाहिए, पर अगर कहीं पे सही में सुधार किया जाता है तो आपको ऐतराज होने लगता है। हकीकत में ये कांग्रेस के भ्रष्टाचार के ऊपर केंद्र सरकार, मेरे प्रधानमंत्री जी का सीधा प्रहार है और इस बात की तिलमिलाहट है। ये लोग जितना आज अलग अलग क्षेत्रों में जाके प्रदर्शन कर रहे हैं, जिला मुख्यालयों पर, ये वही प्रदर्शन है जो इन्होंने कभी सीए को लेकर, कभी एसआर को लेकर किया था। क्या हुआ भैया, देश को आप कुछ दिनों के लिए आगजनी में झोंकते हैं, देश को भ्रमित करने का आप काम करते हैं और उसके बाद वही बात ठंडे बस्ते में चली जाती है। अगर आपके पास कोई सुझाव है, मैं कहता हूं मेरिट पे डिस्कस कीजिए, हम लोग तैयार हैं। आप बताइए कि इसको और कैसे बेहतर किया जा सकता है। क्या भारत के संघीय ढांचे को मजबूत करना गलत सोच है? क्या कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट एंड सेंटर की शेयर करना गलत सोच है? और उसमें स्टेट में तो इनकी चिंता मैं बार बार कहता हूं नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बचे कुचे भी जो राज्य हैं, इसके बाद हम लोग बंगाल में भी हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, जो इनके बचे कुचे राज्य भी हैं, और इस बार डाउन साउथ भी आप देखिएगा एनडीए की सरकार बनेगी। तमिलनाडु जैसे राज्यों में वहां पे भी हम लोग की सरकार बनेगी, क्योंकि आज देश ये अनुभव कर रहा है कि भैया डबल इंजन की सरकार के क्या मायने होते हैं, क्या लाभ होते हैं। तो इसीलिए विपक्ष कतई स्टेज के ऊपर पड़ने वाले बोझ को तो आधार बनाने का काम ना करे, बट हाँ बताएं कि अगर हम लोग 125 दिन ज्यादा दे रहे हैं, क्या हम गलत कर रहे हैं? क्या हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इसके तहत अंडरटेक कर रहे हैं, क्या हम लोग वो गलत कर रहे हैं? क्या हम लोग इसकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था कर रहे हैं? मनरेगा में अभी तक कोई मॉनिटरिंग की व्यवस्था नहीं थी, कोई बायोमेट्रिक्स नहीं होता था, कोई मॉनिटरिंग नहीं होती थी, कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, कोई एआई का इन्फ्लुएंस नहीं होता था। इन चीजों को इनकॉर्पोरेट